Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on Daily News Answers where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज 14th of February है and आज की जो भी important news है, I know it is Valentine's Day but I think आपका लव अभी इस न्यूज़पेपर पे और आपकी बुक्स की तरफ ही होना चाहिए. तो आज की जो भी important न्यूज़ हेडलाइंस हैं उन दोनों न्यूज़पेपर हम उनको गो थ्रू करेंगे. सो पहली न्यूज़ जो हम हिंदू न्यूज़पेपर से कवर कर रहे हैं एंड इंडियन एक्सप्रेस में भी इसका बहुत अच्छा कवरेज आया है. इफ यू विल गो थ्रू द एक्सप्लेन्ड पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आल्सो देयर आल्सो दिस हैज बीन कवर्ड इन वेरी मच डिटेल एंड इसी का सेम कवरेज आपका हिंदू न्यूज़पेपर में भी है. एंड दिस इज अ बिग न्यूज़ बिकॉज आफ्टर अराउंड 60 इयर्स में पहली बार आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का उसको अमेंड किया गया. सो अभी तक मे बी यू ऑल जो भी आपके फ्रेंड्स अगर आप लोग भी सीए में आपका इंटरेस्ट होगा तो यू वुड नो कि एक जो पर्टिकुलर एक्ट है जो हर किसी सीए को अच्छे से आना चाहिए वो है आईटी एक्ट ऑफ 1961 और द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. एंड ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसको अभी तक कभी चेंज से मेरा मतलब ये नहीं है कि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट तो हुए हैं बट इसको पूरा होलसमली कभी भी आपका चेंज नहीं किया गया था, अमेंड नहीं किया गया था. ऑल्दो इन दीज 6 डेकेड जो 60 इयर्स गए हैं उसमें इसमें मोर देन 4000 प्लस अमेंडमेंट्स किए गए थे एंड इस वजह से इट हैड बिकम अ वेरी बल्की लॉ और एज वेल एज इट बिकेम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉस. व्हाई? बिकॉज इसको रेगुलरली आप इसके अंदर में चेंजेस कर रहे थे तो प्रोवाइजोज ऐड हो रहे थे, एक्सप्लेनेशंस ऐड हो रहे थे. उससे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो रहे थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो रही थी. एंड जो पिछले साल का इंटरिम बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया था कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम आईटी एक्ट जो है, इनकम टैक्स एक्ट जो है, इसको टोटल ओवरव्यू करेंगे और फिर इसके अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस होंगे उसको करेंगे. तो फाइनली अब आपका जो आईटी एक्ट है उसको यहां पे अमेंड कर दिया गया एंड इसका साइज जो है वो भी रिड्यूस करा गया. फॉर एग्जांपल इट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 823 टू 622 पेजेस. अगेन अगर आपको ये डाउट है कि आपको याद करना है, प्लीज इनको याद नहीं करना होता है, इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि पहले 823 पेजेस का एक लॉ होता था. तो जब आप कॉलेज में जाएंगे यू वुड सी कि भाई कुछ लॉज होते हैं जिनका अगर आप प्रिंट निकालोगे तो 5 to 6 पेजेस में हो जाएगा, कुछ होगा जिसमें 100-200 पेजेस लगेंगे और कुछ होंगे आईटी एक्ट की तरह जिसके लिए आपको 800 to 1000 पेजेस का प्रिंट आउट निकालना पड़ता है. तो यहाँ पे अब उसका साइज 622 पेजेस का कर दिया गया है. प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन जो थे, जो प्रोवाइजोस कि इसका ये प्रोविजन है, इसमें ये आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो सब रिमूव कर दिया गया है. अराउंड 1200 प्रोविजंस रिमूव करे गए हैं और अराउंड 900 एक्सप्लेनेशंस रिमूव करे गए. सेक्शंस को रीनंबर करा गया है, उनकी जो लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्सिटी उसको रिड्यूस करा गया है और अब आपके सामने में नया आईटी एक्ट है. ओके, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें पहले 47 चैप्टर्स थे, अब सिर्फ 23 चैप्टर्स हैं. 819 सेक्शंस थे इनकम टैक्स एक्ट में. 1961 का जो एक्ट था उसमें 819 सेक्शंस थे, अब सिर्फ 536 सेक्शंस रह जाएंगे. टेबल्स, नंबर्स ऑफ टेबल्स जो होती हैं बैक में वो इंक्रीज करी गई हैं एंड इट इज अ गुड थिंग. पहले 18 थी, 57 है. तो टेबुलर फॉर्म के अंदर में अगर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो वो सिंप्लीफाई कर देता है. तो अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट हो तो आपके लिए बहुत इजी है. एंड दीज चेंजेस हैव नॉट डन जस्ट फॉर द टैक्स एक्सपर्ट बट फॉर द कॉमन मैन आल्सो सो दैट ही आल्सो अंडरस्टैंड कि इस आईटी एक्ट के अंदर में क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं. तो यस, देयर इज अ इंक्रीज हियर एंड फॉर्मूले भी जो आप डिफरेंट यूटिलाइज करते हो टैक्स कैलकुलेशन के लिए उनका नंबर भी 6 से इंक्रीज करके 46 कर दिया गया है, विच इज अगेन अ गुड थिंग बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प आउट इन इजी कैलकुलेशंस ऑफ द डिफरेंट टैक्स असेसमेंट which a person is going to do in a single year. Okay? तो ये तो हो गया इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू कि इनकम टैक्स बिल के अंदर में हमने क्या चेंज किया है. बट इसमें अगर मैं क्लैट के हिसाब से देखूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है जिसमें हमने एक नया वर्ड इसमें इंट्रोड्यूस किया है विच इज द डेफिनेशन ऑफ अ टैक्स ईयर. तो यहां पे अगर आप एकदम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स भी देखोगे तो पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था बिकॉज उसमें जो ईयर होते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स यूज किए जाते थे, वो कई टाइप के होते थे और उस वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो जाती थी. फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले साल या इससे जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे उसमें 2 टाइप के फाइनेंशियल ईयर्स होते थे. उसमें 2 टाइप के फाइनेंशियल ईयर होते थे. एक तो होता था प्रीवियस ईयर और एक होता था असेसमेंट ईयर.
ओके एक प्रीवियस ईयर होता था, एक असेसमेंट ईयर होता था. लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल सो दैट आपको क्लियर हो. तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड यूज करा है फाइनेंशियल ईयर. तो आपको फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो समझ में आ जाना चाहिए. तो फाइनेंशियल ईयर इज बेसिकली कि जिस पर्टिकुलर ईयर में मैं सारा का सारा मेरा जो कैलकुलेशन है, मेरी जितनी भी जो रिकॉर्ड बुक्स हैं उनको गो थ्रू कर रहा हूं. सो फॉर एग्जांपल कि मैं अपने साल भर का जो बजट है वो अप्रैल 1 से स्टार्ट करता हूं और नेक्स्ट ईयर के मार्च 31 पे एंड करता हूं. सो कोई भी एक 365 डेज का मैं पीरियड इसमें कैलकुलेट करता हूं जिसमें मेरे जितने भी मेरे ट्रांजैक्शंस हुए उनको मुझे लिस्ट डाउन करना है. एंड गवर्नमेंट भी इसी पर्टिकुलर ईयर में अपने अकाउंट्स को यहां पे एडजस्ट करती है, मेंशन करती है. फॉर एग्जांपल आपका जो बजट भी अनाउंस होता है, गवर्नमेंट का जो बजट अनाउंस होता है वो भी अप्रैल 1 से एप्लीकेबल होता है और नेक्स्ट ईयर मार्च 31 को वो एंड होता है. तो अब इसमें इनकम टैक्स में कौन से दो हो गए? तो आपका जो पुराना इनकम टैक्स था आईटी एक्ट ऑफ 1961, उसमें फाइनेंशियल ईयर को हमने दो टाइप से डिफाइन किया हुआ था. एक तो था प्रीवियस ईयर और एक होता था उसमें असेसमेंट ईयर. सो एग्जांपल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2023 की, फाइनेंशियल ईयर 2023, अब फाइनेंशियल ईयर 2023 क्या है? सो इट्स गोइंग टू इनिशिएट फ्रॉम अप्रैल 1 ऑफ 2023 एंड ये आपका एंड होगा टू मार्च 31 2024. ओके सो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो मैंने इनकम जनरेट करी है उसके लिए प्रीवियस ईयर में वो इनकम जनरेशन काउंट की जाएगी. सो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिटर्न फाइल करना है तो मेरा प्रीवियस ईयर तो ये रहेगा जिसमें मेरी इनकम जनरेशन हुई है, यानी कि अप्रैल 1 2023 टू मार्च 31 2024. सो बेसिकली मैंने जो इनकम इस पीरियड में जनरेट करी है, मेरा जो इनकम जनरेशन इस पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है, इस प्रीवियस ईयर में हुआ है, उसका पेमेंट, उसका असेसमेंट और उसका पेमेंट मैं नेक्स्ट ईयर में करूंगा. विच मींस इट्स गोइंग टू इनिशिएट द असेसमेंट ईयर इज द अप्रैल 1 2024 टू मार्च 31 2025. ओके सो प्लीज इसको ध्यान से समझना. सो बेसिकली जो मैंने इनकम जनरेट मेरे पिछले साल में करी थी, इस पीरियड में करी थी, उसको मुझे पे करना है इस असेसमेंट ईयर के अंदर में. यानी कि जब मैं रिटर्न इस पर्टिकुलर पीरियड में फाइल करूंगा तब मुझे इस पर्टिकुलर इनकम की जो मेरी इनकम जनरेटेड है उसका टैक्स पे करना पड़ेगा. तो यहां पे क्या कॉम्प्लिकेट हो रहा है कि बेसिकली जो इनकम मैंने पिछले साल कमाई थी उसको मुझे इस साल के असेसमेंट ईयर के अंदर में पे करना होता है. तो बहुत बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अगर मेरा प्रीवियस ईयर ये है तो शुड आई नॉट फाइल माय रिटर्न लेट्स से बाय मार्च 31 2024 या लेट्स से यूजुअली जुलाई तक का आपको टाइम मिलता है. जुलाई 1 2024 इज द लास्ट डेट टू फाइल योर रिटर्न. तो आप कभी भी फाइल कर सकते हो में, बट यूजुअली जुलाई 1 2024 को हम लास्ट डेट मानते हैं. तो डोंट यू थिंक इट वुड बी मोर एप्ट कि इस पर्टिकुलर इनकम जो इस पर्टिकुलर ईयर में मैंने इनकम जनरेट करी है वो मुझे जुलाई 1 2024 को सबमिट कर देनी चाहिए, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. बट जो आपका आईटी एक्ट आपका 1961 का था उसके अंदर में जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती थी आप उसको असेसमेंट ईयर में, उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में जाके पे करते थे. तो यहां पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाता था कि आप असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की पीवाई लिखकर बार बार उसको नोट डाउन कर उसमें शो कर रहे हो कि ये बेसिकली इनकम जो थी ये मेरे इस पीरियड में हुई थी. तो यू कैन सी हर कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहां पे है. तो इस कॉम्प्लिकेशन को यहां पे रिमूव किया गया, इस कॉम्प्लिकेशन को रिमूव किया गया है बाय रिमूविंग दीज टू बोथ ऑफ दीज टर्म्स. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो झमेला था, जो इसमें डिवीजन था, उसको एंड कर दिया गया है और अब यहां पे एक सिंगल टर्म यूज होती है विच इज बेसिकली योर टैक्स ईयर. और यहां पे जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम जनरेट हो रही है उसी फाइनेंशियल ईयर में आप उसका पेमेंट कर दोगे. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम जनरेशन है लेट्स से अप्रैल 1 2023 से मार्च 31 2024 पीरियड का, सो
अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 2023 से मार्च 31 2024 है, तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है जहां मेरी इनकम जनरेशन हुई है वो ही मेरा टैक्स ईयर है। यानी कि देयर इज नो प्रीवियस ईयर, देयर इज नो असेसमेंट ईयर, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा प्रीवियस ईयर और मेरा असेसमेंट ईयर दोनों के दोनों मेरा टैक्स ईयर ही है। सो द बेसिक पॉइंट इज कि जो इनकम जनरेशन मेरा अप्रैल 1 2023 से इनिशिएट हुआ है एंड विच एंडेड ऑन मार्च 31 2024, इसका मैं जो रिटर्न भी फाइल करूंगा, इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर का जो रिटर्न मैं फाइल करूंगा, इट इज यूजुअली गोइंग टू बी फाइल्ड बाय जुलाई 1 ऑफ 2024। यानी इसी टैक्स ईयर में मैंने इसी की जो टैक्सेशन है उसको, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर दूंगा। आई डू नॉट हैव टू वेट फॉर माय असेसमेंट ईयर टू अराइव। तो यहां पे जो मेरा फाइनेंशियल ईयर होता है वही मेरा टैक्स ईयर हो चुका है। देयर आर नो टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर नहीं है, एक ही चीज है, वो है आपका टैक्स ईयर। सो दिस इज समथिंग जो आपका एक मेजर चेंज हुआ है इस बार के आपके इनकम टैक्स अमेंडमेंट के अंदर में। एंड क्लैट के अंदर में यू कैन थिंक, या आपको ये चीज समझ में आ सकती है कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका जीके में भी पूछा जा सकता है, और आई वुड से कि इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में भी बहुत अच्छा पैसेज इस पर्टिकुलर चीज पे आ सकता है, बिकॉज ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बनता है यहाँ पे। ओके, तो सिंगल टर्म रिप्लेसेस असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, वेयर टैक्स ईयर अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल अप्रैल 1 से मार्च 31। तो जिस अप्रैल 1 से मार्च 31 ईयर में आपने आपका बिजनेस से आपने जो इनकम जनरेट करी है उसी को आप यहाँ पे शोकेस करोगे। अब कुछ के दिमाग में आएगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम जो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं उनका टैक्सेशन तो उसी साल में पे होता है। सो रिमेंबर दिस कि जहां सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं, जहां पे टीडीएस या टीसीएस कटता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है या टैक्स कलेक्टेड सोर्स होता है, वहां पे यूजुअली जो बिजनेसेस होते हैं वो उसी सेम प्रीवियस ईयर के टाइम में ही, जैसे प्रीवियस ईयर एंड होता है उसी पर्टिकुलर ईयर में ही आपका उस टैक्स को पे कर देते हैं। यूजुअली हर केस के अंदर में जो टीडीएस होता है वो कई बार मंथली या क्वार्टरली भी दिया जाता है, बट ईयर एंड में भी दिया जाता है। तो जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर एंड होता था वैसे ही आपका वो पेमेंट होना स्टार्ट हो जाता था। सो फॉर एग्जांपल, अगर पुराने रजीम के हिसाब से देखा जाए, इनकम टैक्स एक्ट की तरीके से देखा जाए, तो जो इनकम आपकी या मेरी जनरेट हुई है बिटवीन अप्रैल 1 2024 एंड योर मार्च 31 2025, वो जुलाई 1 2025 से पहले आपकी जमा हो जाएगी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके पास में नेक्स्ट ईयर का पूरा ईयर होता था जिसमें आप अपनी रिटर्न फाइल करते थे। ओके, तो असेसमेंट ईयर में आप प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करते थे। तो उससे आप देख सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या कोई इश्यू अराइज होता है, उसका जो पर्टिकुलर इश्यू आपको उसका नोटिस सर्व होता है, उसको 1 साल का गैप और लगेगा। यानी कि अगर आपको अपने आप को डिफेंड करना है, आपको 2 साल पुराने ट्रांजेक्शन याद करने पड़ेंगे कि भाई मैंने कहां पे ये क्या ट्रांजेक्शन करे थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इससे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, कितने डिस्प्यूट अराइज होते थे। अब हमने टैक्स ईयर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ये कॉम्प्लिकेशन सब हमारे अराइज नहीं होंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस करे गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि यहां पे जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनके पास में अब डिजिटल एंड जो आपका सोशल मीडिया का डेटा है वो भी एक्सेसिबल होगा। तो इन केस अगर आपका आईटी का सर्वे करा जाता है, आपका असेसमेंट करा जाता है, लेट्स से कि इनकम टैक्स वालों को लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो प्रॉपर फाइल नहीं करी और आप पे ऊपर पे एक सर्वे किया जाता है, तो उसमें दे कैन इवन ask you details from your digital accounts as well as your social media accounts also। वहां से भी आपका ये चीज करा जा सकता है। एंड ऑब्वियसली यहां से प्राइवेसी कंसर्न राइज होते हैं कि व्हाट इफ द पर्टिकुलर डेटा विच आई एम प्रोवाइडिंग इज बीइंग मिसयूज्ड आल्सो, बिकॉज उसके अंदर में और भी मेरे पर्सनल मैटर की चीजें भी हो सकती है जो उसके अंदर में इन्वॉल्व हो, तो वो सब डेटा भी आपके पास चला जाएगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। सो ऑल्दो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, इसको अनाउंस पहले ही कर दिया गया था, बट अभी तक आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज थी उनको किस तरह से डिफाइन करना है ये नहीं बताया गया था। अब आपका जो पर्टिकुलर नया आईटी एक्ट है उसमें जो आपके क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको प्रॉपर्टी माना जाएगा अंडर कैपिटल एसेट्स। ओके, सो वी हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो ये जो आपके क्रिप्टो है वो भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा और वो भी अकॉर्डिंगली टैक्सेबल हो जाएगा एज अ कैपिटल एसेट नाउ।
ओके, सो डिजिटल एसेट जो भी आपके हैं उन सब पे आप कैपिटल गेन्स टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस वाज समथिंग व्हिच हैड बीन अनाउंस्ड अर्लियर आल्सो, और इसे आईटी एक्ट के अंदर में भी प्रॉपर्ली डिफाइन करा गया है. दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जो आपके क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो आपके क्रिप्टो एसेट्स हैं, आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं, कोई आईपीआर है, वो सब आपके कैपिटल एसेट्स में प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करेंगे. अब उन पे भी टैक्सेशन लगेगा. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो, दिस वन बिकम्स आल्सो इंपॉर्टेंट. इसके अलावा दिस आर वेरी सिंपल से ऑब्सोलीट प्रोविजन जो है उनको रिमूव कर दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन करा गया है. लिटिगेशन रिडक्शन इज वन ऑफ द रिजल्ट व्हिच इज गोइंग टू हैपन बिकॉज चीजों को सिंप्लीफाई करा गया है. तो ना तो टैक्स अथॉरिटीज को डाउट होगा कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ना आपको एज अ इनकम टैक्स असेसी डाउट होगा कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोविजन है इसको आपने सही से अप्लाई किया है या नहीं किया है. एज वेल एज जो क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ टैक्स डेटा है थ्रू टेबुलर फॉर्मुलेशन. तो जस्ट हमने डिस्कस करा कि पहले सिर्फ 18 टेबल्स थी, अब 57 कर दी गई हैं. पहले फॉर्मूलाज लेस देन 10 थे, अब मोर देन 40 फॉर्मूलाज हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी इनकम टैक्स को प्रॉपर्ली असेस करने के लिए. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके चेंजेस करे गए हैं. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या टैक्स रेट के अंदर में चेंज किया गया है. सो देयर इज नो चेंज इन टैक्स रेट्स. जो आपके बजट में टैक्स रेट्स अनाउंस करी गई थी, आपके फाइनेंस बिल के अंदर में जो टैक्सेस अनाउंस किए गए थे, वही टैक्स स्लैब्स और टैक्स रेट्स को यहां पे रखा गया है. ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में भी टैक्स स्लैब्स प्रोवाइडेड हैं. तो जब भी आपका नया बजट आता है, आपका फाइनेंस बिल आता है, उसके अंदर में टैक्स रेट और टैक्स स्लैब्स को चेंज किया जाता है, ना कि आईटी एक्ट के अमेंडमेंट को. दूसरी फाइनेंस बिल के अंदर में इस पर्टिकुलर प्रोविजन को चेंज करते रहते हैं. ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड इंपैक्ट. तो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स हमने करे क्यों थे. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो एक बड़ा इश्यू आईटी एक्ट के साथ था वो ये था कि जो पर्टिकुलर एक्ट है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इस वजह से डिस्प्यूट जो हो रहे थे बिटवीन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द कॉमन पब्लिक वो बहुत ज्यादा हो रहे थे. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करा जाए, एक्ट को सिंप्लीफाई करा जाए, कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे रीड्राफ्ट किया जाए. तो वही उसकी वजह से क्या होगा, अब हायर कंप्लायंस होंगे बिकॉज अब लोगों को समझ में आ जाएगा खुद से कि ये पर्टिकुलर जो चीज है इसका मीनिंग क्या है. मॉडर्नाइजेशन है तो बहुत सारे टैक्स लॉस को अपडेट किया गया है, प्रोविजो एक्सप्लेनेशंस को रिमूव करा गया है, वर्चुअल एसेट्स को एक प्रॉपर्टी क्लास बनाया गया. तो ये भी कुछ क्लैरिटी लेकर आएगा रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करा गया, लीगल डिस्प्यूट्स में इसमें कमी आएगी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी बेटर एफिशिएंट करेगा, ज्यादा बेटर इश्यूज पे ये उनको फोकस करने में हेल्प करेगा. ओके, तो ये हो गया आपका पहला न्यूज आइटम जो आई वुड से इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. एंड अभी आने वाले टाइम में और भी कई आर्टिकल्स आपके न्यूज़पेपर में आएंगे, तो जब भी कोई आर्टिकल आए प्लीज रीड दोज आर्टिकल्स. स्पेसिफिकली अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो आज के एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर में जो आईटी एक्ट के ऊपर पे आपका पूरा आर्टिकल है, प्लीज रीड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. आई होप ये न्यू टैक्स कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे. बट आई एम श्योर अगर आप खुद से भी रीड करेंगे यू वुड अंडरस्टैंड कि ये क्या है. ओके, तो ये आपकी फर्स्ट न्यूज हो गई. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन मणिपुर डेज आफ्टर सीएम्स एग्जिट. सो बिकॉज आई थिंक सुमन गुप्ता इज द नेम जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लास्ट मैसेज में लास्ट पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट करा है कि दे वांट कि एक एमआईटी सेशन हो प्रॉपरली आपके प्रेसिडेंट रूल के ऊपर पे. सो डू नॉट वरी, इस बार का जो एमआईटी सेशन आपका आएगा इस वीक का, उसमें हम प्रेसिडेंट रूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड इन एनी केस मैं आज भी उसको डिस्कस कर रहा हूँ, इट वुड बी रिपीटेशन फॉर यू, और थोड़ा डिटेल उसमें हम डिस्कशन करेंगे. बट आज अगर हम यहाँ पे मणिपुर की सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी समझेंगे एंड मणिपुर का क्या इश्यू है उसको भी समझेंगे. सो मणिपुर जो आपकी वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स है और म्यांमार से बॉर्डर टच करता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया जो गेटवे की तरह की भी एक्ट कर सकता है आपके ईस्ट को. ठीक है, तो जितने भी आपके ईस्टर्न कंट्रीज, जो भी आपके ईस्ट की तरफ की कंट्रीज हैं, उन सबके साथ ये एक कनेक्टिंग पॉइंट की तरह भी वर्क कर सकता है. मणिपुर स्टेट के अंदर में बहुत टाइम से आपका टर्मोइल चल रहा है. सिंस मई ऑफ 2023 वहां पे 2 कम्युनिटीज हैं जो एकदम एक दूसरे को मारने पे तुली हुई हैं, और आई होप मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर कि मैं किसकी बात कर रहा हूं. तो आपका जो मणिपुर है ये, इसके अंदर में एक मेती कम्युनिटी रहती है और इसके अंदर में एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है कुकी-जोमी ट्राइबल ग्रुप. ओके, तो 2 कम्युनिटीज हैं, एक तो है मेती कम्युनिटीज और एक है आपकी कुकी-जो ट्राइबल ग्रुप. तो जो ये मेती कम्युनिटीज हैं मेजरली ये हिंदूज हैं और कुछ इसमें मुस्लिम्स भी हैं, बट दीज आर समवन जो आपके जो प्लेन एरियाज हैं,
प्लेन एरियाज हैं उसमें रहते हैं, मेजरली आपकी इम्फाल वैली में ये लोग रहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी है। अराउंड 60% जो पॉपुलेशन है मणिपुर की वो मेती कम्युनिटी की है। अराउंड कुकी-ज़ोमी ट्राइब जो है वो करीब 10% के करीब है, बट दिस इज अ पावरफुल ट्राइब और दिस इज अ ट्राइब जो स्प्रेड अप है आपके मणिपुर के अंदर में। दे आर ऑल्सो देयर इन अक्रॉस द बॉर्डर इन द म्यांमार रीजन ऑल्सो। देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ कुकी-ज़ोमी ट्राइब इन द नागालैंड रीजन ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो अ ह्यूज चंक ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन। और जो कुकी-ज़ोमी ट्राइब्स हैं ये बेसिकली आपके हिल एरियाज में रहती हैं। तो अगर इनके हिस्ट्री में जाया जाए, हिस्ट्री इन द सेंस कि इस डिस्प्यूट की हिस्ट्री में जाया जाए, तो कुकी-ज़ोमी ट्राइब्स बिकॉज ये एक ट्राइबल ग्रुप है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है इंडिया की। एंड यू नो दिस कि इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है, तो कुकी-ज़ोमी ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। ऑन द अदर हैंड मेटी कम्युनिटीज जो हैं बिफोर इंडिपेंडेंस दे वर सपोज टू बी पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप्स, बट दे देमसेल्व्स सेड कि वी डू नॉट वांट टू बी अ शेड्यूल्ड ट्राइब, वी आर फॉरवर्ड इनफ टू बी कंसिडर्ड अ जनरल कैटेगरी। तो इनके पास में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, दे आर जनरल कैटेगरी। तो यहां पे क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर मेती कम्युनिटी है ये लोग हैं, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं डिमांडिंग रिजर्वेशन एंड देयर डिमांड इज वेरी क्लियर। देयर डिमांड इज वेरी क्लियर कि या तो आप मेती कम्युनिटी में हमको रिजर्वेशन प्रोवाइड करिए, या फिर कुकी-ज़ोमी ट्राइब्स को जो आपने रिजर्वेशन प्रोवाइड करा हुआ है इस रिजर्वेशन को एंड करिए, बिकॉज कुकी-ज़ोमी ट्राइब जो है ये इसमें ओवर यूज कर चुके रिजर्वेशन को। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप आर फॉरवर्ड इनफ एंड इसमें शायद कुछ हकीकत भी हो। रीजन भी कि मेजॉरिटी ऑफ जो आप IAS ऑफिसर्स देखते हो फ्रॉम द मणिपुर कैडर यूजुअली वो सारे के सारे इससे बिलोंग करते हैं। मोर ओवर बिकॉज ये शेड्यूल्ड ट्राइब में बिलोंग करते हैं तो इनके जो लैंड राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड हैं। ऑन द अदर हैंड मेती कम्युनिटी के जो लैंड राइट्स हैं वो अलग से प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लैंड का भी मिला हुआ है। एट द सेम टाइम दे हैव रिजर्वेशन पॉलिसी आल्सो। सो ऑन दिस पर्टिकुलर इशू एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। मेती कम्युनिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, उसके काउंटर में कुकी-ज़ोमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काउंटर में अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं एंड एट सम प्लेस ये जो पूरे प्रोटेस्ट होते हैं ये एक दूसरे भिड़ना स्टार्ट हो जाते हैं एंड बिफोर वी नो इट ये जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हैं ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं इनटू अ वाइडर कंफ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज ग्रुप। एंड ये जो पर्टिकुलर आपका कंफ्लिक्ट है ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि आप ये कह सकते हैं कि मणिपुर में काइंड ऑफ सिविल वॉर ब्रोक आउट हो चुका है। अब अगेन इफ यू डोंट नो सिविल वॉर प्लीज ट्राई टू सर्च सिविल वॉर हो तो क्या है, ठीक है, बट इन दोनों के बीच में आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सिविल वॉर ब्रोक आउट हो जाता है। एंड इट इज सेड कि आफ्टर पार्टीशन इन इंडिया, एटलीस्ट पार्टीशन 47 में हुआ था, आफ्टर दैट partition of India in 1947, this was the largest exchange of population inside Indian territory. Yes, largest population exchange that took place inside Indian territory after the partition of 47. Partition of 47 में हिंदू मुस्लिम का एक्सचेंज हुआ था एंड यहां पर भी जो कुकी-ज़ोमी के विलेजेस थे और मेती के जो विलेजेस और सिटीज थे इसमें जो दूसरे कम्युनिटीज के लोग रह रहे थे एक दूसरे के, दोनों ने अपने अपने एरियाज में जाना स्टार्ट कर दिया। एंड इन केस अगर कोई भी दूसरे कम्युनिटी का पर्सन उनके एरिया में मिलता था तो उसको सीधे मार दिया जाता था। तो इतना सीवियर सिचुएशन हो चुका था एंड ये पर्टिकुलर सिचुएशन अराउंड 20 मंथ से आपके वहां पे कंटिन्यू हो रही है। अबाउट 2 years आर अबाउट टू गेट फिनिश जब आपका मई और 2025 आएगा एंड पिछले 20 मंथ्स के अंदर में अराउंड 250 पीपल हैव डाइड। दिस इज अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, से बहुत ज्यादा डेथ हुई है एंड अराउंड 60,000 पीपल बीइंग डिस्प्लेस्ड। अगेन दिस इज अ कंजर्वेटिव नंबर, इससे भी ज्यादा डिस्प्लेस्ड है अगर हम प्रॉपर वो करें। एंड द अनदर इशू व्हिच वाज बीइंग फेस्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया वाज कि वहां पे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट इन पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट जो थी, इट इज led by a particular CM N Biren Singh. N Biren Singh जो वहां के CM थे, he is also Methi community and there were concrete allegations against him and his government कि ये directly Methi community को यहाँ पे फायर पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, फायर आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं और they are not helping out the कुकी-ज़ोमी community। तो ये पर्टिकुलर इशू बहुत टाइम से रेस किया जा रहा था एंड देयर वाज डिमांड बाय अपोजिशन पार्टीज कि मणिपुर के अंदर में हमें प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देना चाहिए बिकॉज जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है इट इज नॉट फिट टू रूल एनी मोर। ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो प्रेसिडेंट रूल की डिमांड जब से ये आपका इशू रेज हुआ है तब से इसको उठाया जा रहा था, बट फॉर सम रीजन ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है इट वाज एबल टू रन फॉर द नेक्स्ट 20 वीक्स और 20 मंथ्स आल्सो एंड फाइनली वहां के जो सीएम है एन बीरेन सिंह
नथिंग, इन्होंने रिजाइन कर दिया है एंड अब फाइनली मणिपुर के अंदर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तो आई होप आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। यूजुअली अगर आपको स्टोरी समझ में आ जाती है तो ये जो मेती, कुकीजो और ये सब कम्युनिटीज होती हैं, नाम होते हैं, इनको याद करना इजी हो जाता है। इसलिए आई ऑलवेज वांट कि आप स्टोरी फॉर्म में इन चीजों को करें। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग कि वहां पे क्या चल रहा है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि आपका प्रेसिडेंट रूल बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है और ये प्रोवाइडेड कहां पे है। तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करते हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपके 3 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी की बात करते हैं। एंड इमरजेंसी का यहां मतलब क्या है, इमरजेंसी यहां पे बेसिकली उस कंडीशन को शो करती है विच इज नॉट नॉर्मल। और नॉर्मल से यहां मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो डे टू डे अफेयर जो है वो नॉर्मली नहीं परफॉर्म कर पा रही है। ओके, सो इमरजेंसी कब होती है, बेसिकली जब आपका जो मेन रेगुलर जो आपका वर्क चल रहा है वो आपका रेगुलर वे में नहीं चल पा रहा है, उसे ही हम इमरजेंसी कहते हैं। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी डील करने के लिए 3 मेन आर्टिकल्स दिए हुए हैं। एक है आर्टिकल 352, एक है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360। तो ये 3 आर्टिकल्स आपके हैं। बाकी आर्टिकल्स भी हैं जो इसका प्रोसीजर और इसके अंदर में क्या क्या रेगुलेशंस होती है उनके बारे में बताते हैं। बट ये 3 आर्टिकल्स हैं जो बेसिकली आपके इमरजेंसी को यहां पे क्लासिफाई करते हैं। तो आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी है उसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, अब आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दिस इमरजेंसी बिकॉज वो एक पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा। बट नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज सम आउटसाइड थ्रेट। तो अगर कोई आउटसाइड थ्रेट है या इंटरनल रिबेलियन है तब उस सिचुएशन में आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। एंड नेशनल इमरजेंसी पार्ट ऑफ इंडिया में भी लग सकती है और पूरे इंडिया में भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 356 जिसको हम स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तो जो आपका आर्टिकल 356 है इसे ही स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और कई बार गलती से गलत तरीके से गवर्नर रूल भी बोला जाता है। वो भी हम अभी समझेंगे कि इसको गवर्नर रूल क्यों कह दिया जाता है। बट एग्जैक्टली इट इज प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। तो अगर किसी स्टेट के अंदर में आपकी जो गवर्नमेंट है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं कर पा रही है या नहीं करती है खुद से, तो आप उस सिचुएशन में 356 में स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर सकते हो, जैसा अब मणिपुर में हो रहा है। तो यू कैन सी हियर कि यहां पे जो गवर्नमेंट है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मेलो डाउन नहीं कर पा रही है, उसमें वो नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पा रही है। तो इसमें अब आर्टिकल 356 के अंदर में हम प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, विच मींस रेदर देन द स्टेट गवर्नमेंट अब प्रेसिडेंट वहां पे रूल करेगा। ओके, तो समझेंगे प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है। एंड थर्ड इज योर आर्टिकल 360 जिसके अंदर में फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी एक्सप्लेन्ड है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज व्हेन कि सिंपली कि गवर्नमेंट के पास में पैसा खत्म हो चुका है या गवर्नमेंट इतना कर्जे में जा चुका है कि अब अनलेस हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं और इमरजेंसी के मेजर्स लें तब तक आपकी गवर्नमेंट का जो फंड्स हैं या गवर्नमेंट का जो पैसा है वो आपका नॉर्मल सिचुएशन की तरह फंक्शन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये 3 टाइप के आपकी इमरजेंसी प्रोवाइडेड है। तो हमारा यहाँ फोकस है आर्टिकल 356 के ऊपर पे जिसके अंदर में आपका स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल एक्सप्लेन्ड है। तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में लगता है एंड इसके अंदर में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इट बिकम्स सस्पेंडेड। इसको आप सस्पेंडेड बोल सकते हो या डिसमिस बोल सकते हो कि ये तो बेसिकली आपकी डिसमिस कर दी गई है। ओके, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी सिचुएशन में आपका आर्टिकल 356 के अंदर में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है। अब इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, अगेन आई हैव यूज्ड अ टेक्निकल टर्म मोडस ऑपरेंडी। प्लीज ट्राई टू सर्च कि मोडस ऑपरेंडी का मीनिंग क्या होता है। मैं भी आपको बता सकता हूं बट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप इस वर्ड का मीनिंग खुद से ढूंढे। तो अब मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा, मीनिंग आपको सर्च करना है। दिस इज योर होमवर्क एंड इफ पॉसिबल मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि इनका मीनिंग क्या है। ओके, तो मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है कि अगर जो आपके स्टेट में गवर्नर है उसको ऐसा लगता है कि स्टेट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनली पॉसिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करना चाहती है, जैसा 70s में पंजाब की गवर्नमेंट के साथ हो रहा था। तो उस सिचुएशन में गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजता है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड करता है कि आर्टिकल 356 लगाना या नहीं लगाना। तो बिकॉज गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे ये चीज करी जाती है तो इस वजह से भी कई बार इसको गवर्नर रूल भी बोला जाता है।
बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि गवर्नर की रिपोर्ट पे भी यहां पे प्रेसिडेंट एक्शन लेता है एंड गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी प्रेसिडेंट एक्शन ले सकता है। सो इट इज बेसिकली विद रिगार्ड टू द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन। तो अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है ईदर थ्रू गवर्नर रिपोर्ट और विदाउट द गवर्नर रिपोर्ट, वो प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकता है, बट उसका रीजन होना चाहिए कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। ओके और जब भी आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस, यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी के मिनिस्टर्स हैं, उन सबको डिसमिस कर दिया जाता है। द गवर्नमेंट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम। बट एट द सेम टाइम आपकी जो स्टेट असेंबली है, जो वहां पे स्टेट असेंबली है, वो या तो डिसॉल्व की जाती है या फिर उसको सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। तो रिमेंबर दिस कि इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टेट असेंबली भी डिसॉल्व हो जाए, वो भी एंड हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अगर चाहे तो उसमें डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट, या फिर उसके अंदर में उसे सस्पेंड भी कर सकता है, व्हिच मींस कि जब तक इमरजेंसी है तब तक स्टेट असेंबली वहां पे फंक्शन नहीं करेगी। जैसे ही वहां पे इमरजेंसी रिमूव होगी, वहां पे स्टेट असेंबली वापस से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और फिर स्टेट असेंबली जो है वो आगे जाके सीएम को भी अपना इलेक्ट कर सकती है। ओके सो दिस इज हाउ आपका जो पर्टिकुलरली कोई भी प्रेसिडेंट रूल होता है उसको इंपोज किया जाता है। ओके और इसके बाद बिकॉज गवर्नर जो होता है वो एडमिनिस्टर करता है स्टेट को ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, इसलिए दिस इज द सेकेंड रीजन कि कई बार इसको गवर्नर रूल भी बोल दिया जाता है। ओके सो बिकॉज गवर्नर यहां पे डिसाइड करता है, बेसिकली रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, एंड आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 इसके बाद गवर्नर एडमिनिस्टर करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, इसलिए यहां पे इस पर्टिकुलर रूल को गवर्नर रूल भी कई बार बोल दिया जाता है, बट इट इज बेसिकली योर प्रेसिडेंट रूल बिकॉज गवर्नर भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही वर्क करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो डिसमिस हो जाती है, एंड आपकी स्टेट असेंबली है या तो वो सस्पेंडेड रहती है, व्हिच मींस सस्पेंशन इज ओनली टेम्पररी, या फिर उसको डिसमिस भी किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसके अलावा क्या होता है कि जो बेसिक आपकी गवर्नमेंट रन करी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पे एक्शंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो जब गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट को रन करता है तो वो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं आपके आईएएस ऑफिसर्स, स्टेट के ऑफिसर्स, या फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सेंटर ही अपनी टीम भेज दे वहां पे उस गवर्नमेंट को रन करने के लिए। सो इट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ब्यूरोक्रेट्स भेज रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर यहाँ पे स्टेट असेंबली सस्पेंडेड है या डिसमिस है, तो अगर लॉ मेकिंग करनी है तो कौन करेगा? सो यस, द गवर्नर कैन मेक या ब्रिंग ऑर्डिनेंसेस, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे सारी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पार्लियामेंट के पास शिफ्ट हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मणिपुर में अभी मणिपुर में आपके प्रेसिडेंट रूल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो लॉ पास कर सकती है, और ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे एक स्टेट लॉ पास आपका रहता है। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने कुछ सिक्योरिटी या हमने एक सेफ्टी मेजर्स क्या दिए कि यहाँ पे कोई भी चीज का प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज ना करे। तो इसके लिए जब भी कोई इमरजेंसी इंपोज करी जाती है, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, नॉट जस्ट बाय लोकसभा और बाय द राज्यसभा, इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 मंथ्स। तो जब भी आपने इमरजेंसी जैसे अभी लगाई है, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर में इस पर्टिकुलर इमरजेंसी को आपको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा। ओके, एंड ऑल्सो ये जो पर्टिकुलर इमरजेंसी होती है जैसे अभी लगाई गई है, इट कैन लास्ट फॉर 6 मंथ्स इनिशियली। तो जब भी आप इमरजेंसी इंपोज करेंगे, जैसे लेट्स से कि हमने उसको 1 मार्च से हमने इमरजेंसी लगाई, 1 मार्च से, तो 1 मार्च से 6 मंथ्स तक इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद में या तो ये ऑटोमेटिकली रिवॉक होगी या फिर वापस से आपको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आपकी जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो इनिशियली सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होती है, और 6 मंथ के बाद आपको वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से, और इस तरह से एक्सटेंड करते हुए भी आप मैक्सिमम उसे 3 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हो। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इमरजेंसी जो होती है वो इनिशियली 6 मंथ्स के लिए होती है, फिर आपको प्री अप्रूवल, फिर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, री अप्रूव करवाना पड़ेगा, एंड इस तरीके से 6 मंथ्स के गैप से आप इसको सिर्फ 3 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद इसको आप नहीं कर पाओगे, उसके बाद एक्सटेंड नहीं होता है अनलेस एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। एक्सेप्शनल टू एक्सेप्शनल केसेस में करा जा सकता है, बट अदरवाइज 3 इयर्स के बाद यू हैव टू एटलीस्ट कंटेस्ट एन इलेक्शन, वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ेंगे, या फिर आपको बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस में ये चीज अलाउ करी जाएगी। Okay, so this is a very short explanation of your president rule और president rule in case of मणिपुर। अभी आपका जो MIT सेशन होगा उसमें हम president rule को अच्छे से डिस्कस करेंगे।
ओके अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल इंडिया में कोई पहली बार लगाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको बताया जा रहा है कि इंडिया में मोर देन 125 टाइम्स, ये कभी नहीं पूछेंगे बट मोर देन 125 टाइम्स आपके यहां पे लगाया गया है। एंड पहली जो हमने इमरजेंसी लगाई थी वो 1951 में ही इंपोज कर दी थी। एंड द फर्स्ट स्टेट जिसमें इमरजेंसी लगाई गई थी वो पंजाब है। ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका कि पहली इमरजेंसी कोई हमने 80s 90s में नहीं लगाई थी। 1950 में हमने अपना रिपब्लिक क्रिएट करा है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया था और 1951 में ही पंजाब के अंदर में हमने इमरजेंसी इंपोज कर भी दी थी। ओके तो प्रेसिडेंट रूल का फर्स्ट इंस्टांस जो है वो आपका पंजाब है। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे और बन के आते हैं जो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एलेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए भी हैं, स्लैट एमएससीटी और बाकी जो लॉ एंट्रेंस है उसमें भी ये सवाल आए हुए हैं, और क्लैट में भी इसका जो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका लीगल रीजनिंग में भी आ सकता है और आपके जीके में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपका आ सकता है कि आज तक मैक्सिमम ड्यूरेशन, मतलब अगर मैं टाइम पीरियड देखूं, टाइम पीरियड मतलब कितने लंबे टाइम तक आपका यहाँ पे किसी स्टेट के अंदर में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। सो रिमेंबर अगर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की बात करी जाए, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अगर मैं दोनों टाइप से काउंट करूं कि मैंने आज इंपोज करी और लगातार एक साल से ऊपर कई साल तक अगर वो लगा हुआ है, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी जम्मू एंड कश्मीर के पास है। एंड अगर मैं टोटल पीरियड भी देखूं कि लेट्स से 70 में 1971 में लगी, फिर 75 में लगी, 2004 में लगी, 19 में लगी, टोटल भी मैं ऐड करता हूं तो भी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जम्मू एंड कश्मीर का आएगा। तो इससे हमारे लिए एक चीज इजी हो जाती है कि अगर ड्यूरेशन का सवाल आए किसी भी एस्पेक्ट में, हमेशा आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा। एंड अब यहां पे मैक्सिमम टाइम्स यानी कितनी बार लगाई गई है, उसमें अभी तक ये रिकॉर्ड जो था वो मणिपुर और पंजाब शेयर कर रहे थे 10 टाइम्स ईच, बट अब जो ये पर्टिकुलर इमरजेंसी लगाई है इससे जो फर्स्ट रैंक हो चुकी है इस पर्टिकुलर केस में, नॉट अ गुड थिंग, बट इट इज मणिपुर, जिसमें फॉर द 11th टाइम आपका प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया है। ओके तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा, ये वाला जो फैक्चुअल डेटा है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट, इससे 3 लाइन है बट यहां से सबसे अच्छे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके। ओके सो रिमेंबर दिस हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया ऑल्सो। ओके नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। टेररिस्ट इमिग्रेशन में टेक सेंटर स्टेज इन मोदी ट्रम्प टॉक। तो इट्स जस्ट अ प्रीकर्सर, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट डिस्कशन होगा, वो बेसिकली आपका जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट है उसके ऊपर पे रहेगा, बिकॉज इट इज ओनली अभी जस्ट ट्राइंग टू गेस कि मेजरली क्या क्या इश्यूज डिस्कस होंगे। इन केस अगर आप आज की न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, यू वुड ऑलरेडी नो कि अब ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इससे पहले एलन मस्क के साथ में मीटिंग करी थी, उसकी क्या आउटकम है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के क्या आउटकम है, जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी इस पे डिस्कशन करने को कुछ है नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू शो दिस न्यूज कि ये न्यूज आपको रीड करनी है, बिकॉज आज कल की जो न्यूज होगी उसमें हम जो बेसिक डिस्कशंस हुए, क्या क्या इश्यूज हैं इंडिया यूएस रिलेशंस में, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट पे आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और हिंदू न्यूज़पेपर का जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सप्लेन सेक्शन, उसके अंदर में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसमें जो सिविल वॉर चल रहा है उसको बहुत डिटेल में यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इन केस अगर आप उस न्यूज़पेपर को एक्सेस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो प्लीज उसको गो थ्रू करिए। यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि डीआरसी के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में क्या इशू चल रहा है। सो इन केस यू आर रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी गुड रीड फॉर यू, तो आप यहां पे इसको समझ सकते हैं। एंड जिनको हिंदू पढ़ के भी समझ नहीं आए तो यहां पे इस हिस्ट्री को आप अच्छे से समझ लीजिए। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इट्स अ कंट्री इन योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ओनली, और आप देखेंगे कि ये मेजरली लैंडलॉक्ड है, बस इसको एक छोटा सा एक्सेस मिला हुआ है यहां पे आपके अटलांटिक ओशन के अंदर में, अदरवाइज इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ओके एंड इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, इसका साइज वाइज ज्योग्राफिकल साइज बहुत बड़ा है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज एंड इंटरेस्टिंगली दिस इज लाइक एनी अदर अफ्रीकन कंट्री, इट इज पुअर ऑल्सो, ये पुअर भी है, बट एट द सेम टाइम इट इज रिच इन मिनरल्स, ये मिनरल से भी रिच है ये कंट्री।
So this country is also rich in minerals, specifically critical minerals. अब critical minerals क्या होते हैं? So critical minerals वो minerals हैं जो आपके बहुत critical हैं for electronic industries. तो आपकी जो IT इंडस्ट्री है, जो आपकी 4th जनरेशन का आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिन पर्टिकुलर मटेरियल्स पे बेस्ड है, वो सारे क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं. और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दैट्स अ कंट्री व्हिच इज वेरी मच रिच इन क्रिटिकल मिनरल्स एज वेल एज अदर मिनरल्स आल्सो. सो इट्स अ रिच कंट्री इन दैट सेंस. तो जहां पर भी मिनरल्स होंगे वहां पर पे आपके 19th सेंचुरीज में, 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे उनकी भी आंख रही होगी. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन DRC आल्सो. तो जब कॉलोनाइजेशन का टाइम चल रहा था उस टाइम में भी ये कंट्री कोई पर्टिकुलर ग्रुप, कोई पर्टिकुलर कॉलोनाइजर रूल करता था. इट वाज जर्मनी एंड बेल्जियम जिसको रूल करता था. एंड उसके बाद में भी जब कॉलोनाइजेशन एंड हो गया, बिकॉज ऑफ इट्स रिच मिनरल रिसोर्स बेस, इस पे बहुत सारी जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इवन चाइना, इन सब की भी आइज हमेशा रहती है. तो DRC जो है ये अभी भी आपका न्यूज में है बिकॉज यहां पे भी सिविल वॉर चल रहा है. एंड many people believe कि ये एक ethnic यहाँ पे conflict चल रहा है, but at the same time it is also a fight to control the resource rich regions of this particular area also. ओके तो अब हम यहाँ पे जो करंट आपका वहां पे सिविल वॉर ब्रोकआउट है उसकी हिस्ट्री समझेंगे, बिकॉज उसकी हिस्ट्री से ही समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर जो वॉर है ये चल भी क्यों रहा है. ओके तो ये मैप मैंने इसलिए ड्रॉ करा है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जो DRC है वो कहां लोकेटेड है. सो DRC लैंडलॉक्ड है, अलग अलग कंट्रीज से ये यहाँ पे घिरा हुआ है. देयर इज अ DRC, देयर इज अ कॉन्गो इज अलग कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज अनदर कंट्री. ओके ये दोनों अलग कंट्रीज हैं, ये तो ये समझना आप. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कंट्री जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है वो है रवांडा. So Rwanda is a major player in the current conflict because इसका हिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेना देना है. बुरुंडी इज अनदर कंट्री, टंजानिया, युगांडा, सुडान, जाम्बिया, अंगोला, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके जो पेंडेमिक्स होते, आपके जो एपिडेमिक्स होते हैं सबसे ज्यादा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में होता है. वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये सारा रीजन भी पुअर ही है. ओके ये पूरा पुअर रीजन ही है. ओके अब एक चीज जो आपको समझनी है कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर इज सो मच एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन दीज कंट्रीज, बिकॉज ये जो आपको बॉर्डर्स दिख रही हैं इन पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में, दीज आर नॉट नेचुरल बाउंड्रीज बिटवीन देम. कि ऐसा नहीं है कि बीच में कोई माउंटेन या रिवर है जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर आपका डिवीजन किया गया है, और ना ही इसके बीच में कोई ऐसा बॉन्डिंग का रीजन है कि फॉर एग्जाम्पल कि DRC के अंदर में जो पर्टिकुलर लोग हैं वो सारे एक सेम ट्राइबल या एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, सेम लैंग्वेज स्पीक करते हैं या कुछ और सबको सिमिलर है. ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज का क्रिएशन आपको दिख रहा है, DRC है, युगांडा है, बुरुंडी है, ये सारी कंट्रीज हैं. ऑल ऑफ दीज बॉर्डर्स हैव बीन ड्रॉन बाय द कॉलोनाइजर्स ओनली. तो जो आपके यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बेसिस पे इन कंट्रीज को डिवाइड किया. तो यहां पे जब वो डिवीजन करा, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि ये जो पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप है ये थोड़ा बहुत यहां रहता है, थोड़ा बहुत यहां रहता है, तो हम इनके लिए एक अलग एरिया डिटरमाइन करें. On the other hand, they were trying to divide this particular community so that no one is able to rebel or no one is able to oppose their basic colonization process, which is basically to make profit out of them. तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल आर्बिट्री बॉर्डर्स को ड्रॉ किया हुआ है. एंड उस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स इस एरिया को पॉपुलेट करते थे वो डिफरेंट नेशनैलिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गए, बट डिवीजन के बाद भी उनके बीच में जो कनेक्शन था वो भी स्टिल स्ट्रॉन्ग था. तो उस वजह से भी यू वुड सी हियर कि अगर एक कंट्री में कोई इश्यू चल रहा होता है, कहीं पे कोई सिविल वॉर टाइप ब्रोक आउट हो जाता है, तो जो उसके आसपास की कंट्रीज हैं जिसमें वो सेम एथनिसिटी के लोग लेते हैं, दे आल्सो इंटरफेयर इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. एंड अगर आप इस रीजन की हिस्ट्री को ऑब्जर्व करेंगे 1960 से 70 से, यू वुड सी हियर कि कभी किसी एक कंट्री के अंदर में कोई फाइट चल रही बिटवीन टू एथनिसिटीज, तो दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट जो है, दूसरे कंट्री के जो पीपल हैं, दे आर इंटरफेयरिंग और हेल्पिंग आउट द डिफरेंट रिबेल ग्रुप्स. ओके तो इस वजह से भी ये इश्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो यहां पे बैकग्राउंड क्या है इस पर्टिकुलर इश्यू का? जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इट इज फेसिंग वायलेंस फ्रॉम द M23 मिलिशिया. तो ये सबसे पावरफुल जो DRC के अंदर में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर में, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फोर्सेस आर्मी, जो सबसे ज्यादा पावरफुल रिबेल ग्रुप है उसका नाम है M23.
M23 एंड हम ये सब पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं M23, बट आज हम इसे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और ये इसलिए न्यूज में है बिकॉज देयर इज अ सिटी गोमा। गोमा यहां पे कहीं पे पड़ती है आपकी। ये गोमा सिटी है विच इज अगेन अ रिसोर्स रिच सिटी, बहुत ही रिसोर्स रिच सिटी है आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, जिसको M23 मिलिशिया ने यहां पे कैप्चर कर लिया है। यानी जो गोमा सिटी है वो अब आप इस M23 ग्रुप के कंट्रोल के अंदर में। एंड ये जो M23 मिलिशिया है इट इज बैक्ड बाय रवांडा। इट इज बैक्ड बाय रवांडा। तो यहां पे अभी हम दो ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो M23 ग्रुप है इसको रवांडा क्यों बैक करता है। ओके तो रवांडा जो इसने बैक कर, रवांडा इज अ स्मॉल कंट्री हियर, और इसकी बैकिंग की वजह से इसने कॉन्गो जो गोम्पा जो करके एक सिटी है उसको DRC से यहां पे कैप्चर कर लिया है। ओके तो ये जो पर्टिकुलर सिविल वॉर है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, सो मच सो दैट अराउंड 3000 पीपल हैव डाइड एंड अराउंड 7 लाख पीपल हैज बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द M23 ऑफेंसिव। और अब जो M23 है अब ये नेक्स्ट विलेज की तरफ जा रहा है, बुकावू, जो अनदर मिनरल सिटी इन साउथ किवू प्रोविंस। अगेन ये सब याद नहीं करना आपको, बुकावू एक्सेट्रा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वी वुड टेल यू इन एडवांस। बट अब उसने गोम्पा को कैप्चर कर लिया है, एक और सिटी की तरफ ये एडवांस कर रहा है, बुकावू, विच इज अनदर वेरी रीजन। अगर ये पूरा किवू प्रोविंस जो है M23 गेन कर लेता है, जो DRC का 40% मिनरल रिसोर्स है वो यहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो यू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट नेसेसरी कि M23 यहां पे जस्ट बिकॉज ऑफ एथनिसिटी यहां पे अटैक कर रहा है, देयर आर अदर इकोनॉमिक रीजंस आल्सो। स्पेसिफिकली दिस रीजन जो है, ये रीजन जो है आपका, इट्स वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, तो उस रीजन को भी ये एक्वायर करना स्टार्ट करेगा। ओके तो अगर हम हिस्ट्री के अंदर में जाए तो ये सारी स्टोरी जो है ऑल्दो स्टार्ट टू 60-70s में होती है, बट जो करंट इश्यूज है आपका इट गोज बैक टू 1994 का रवांडन जीनोसाइड। तो ये जो पास में आपको रवांडा कंट्री दिख रही है, इसमें एक बहुत ही बड़ा जीनोसाइड हुआ था। एंड व्हाट एग्जैक्टली जीनोसाइड? जीनोसाइड इज बेसिकली व्हेन वन कम्युनिटी इज ट्राइंग टू एलिमिनेट द अदर कम्युनिटी, व्हिच मींस दे डू नॉट वांट कि जो ये कम्युनिटी है ये एग्जिस्ट ही करे। एंड इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल वुड बी कि जैसे हिटलर जो है 19th सेंचुरीज के अंदर में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 वो पूरी एलिमिनेट करना चाहता था आपके जूस की पॉपुलेशन को, वो यूरोप को पूरा खत्म, यूरोप के अंदर में जूस पॉपुलेशन को पूरा एंड करना चाहता था, तो वो जो पर्टिकुलर एक्ट होता है उसे ही जीनोसाइड कहा जाता है। और इस 1994 का जो जीनोसाइड था इट वाज मेनली बिटवीन टू ट्राइबल ग्रुप्स, एक तो है हुतूस और एक है तुत्सीज। एक है हुतूस और एक है तुत्सीज। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि हुतूस और तुत्सी जो हैं ये अलग अलग अपने ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे, बट बिकॉज यहां पे आर्टिफिशियल बॉर्डर ड्रॉ करा था कॉलोनाइजर्स ने, तो हुतूस की और तुत्सीज की जो पॉपुलेशन है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो रवांडा के अंदर में आपके जो हुतूस थे वो मेजोरिटी के अंदर में थे और तुत्सी माइनॉरिटीज में, एंड DRC में इसका उल्टा है, हुतूस मेजोरिटी में है और तुत्सीज आपके माइनॉरिटी के अंदर में है। ओके तो यहां पे बिकॉज आपके तुत्सी जो थे वो वहां के माइनॉरिटी थे रवांडा के अंदर में, और हुतूस यहां पे मेजॉरिटी में थे। हुतूस ने तुत्सीज के अगेंस्ट में 1994 में रवांडन जीनोसाइड किया था, एंड फिर तुत्सीज ने यहां पे एक रिबेलियन स्टार्ट करा और फिर यहां पे तुत्सीज ने रवांडा के अंदर में गवर्नमेंट करी। तो बहुत सारे हुतूस जो थे इस जीनोसाइड के बाद में दे रन अवे टू योर बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बट यहां से जो एक दूसरे के अगेंस्ट में इल फीलिंग थी, रिवेंज की जो फीलिंग थी वो यहां पे इग्नाइट हो चुकी थी, एंड उसके बाद से ये पर्टिकुलर जो आपका मेथड था, ये बेसिकली जो अटैक्स थे ये कंटिन्यू होने स्टार्ट हो गए। ओके तो 94 में हुआ था, बट अगर कॉलोनी रूल्स में जाए, जर्मनी और बेल्जियम गवर्न कर रहे थे रवांडा को थ्रू अ तुत्सी मोनार्की। तुत्सी जो माइनॉरिटी थे, बट बेल्जियम और जर्मनी किसको सपोर्ट कर रहे थे? तुत्सी माइनॉरिटी को कर रहे थे, और हुतू जो थी वो मेजॉरिटी थी, और हुतू मेजॉरिटी थी बट दे वर नॉट इन पावर। तो ऑब्वियसली अगर आप मेजॉरिटी में और आपके पास पावर नहीं होगी तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड रिबेल। डेमोक्रेसी भी मेजॉरिटी पे ही वर्क करती है फाइनली, ऑल्दो वी ट्राई कि माइनॉरिटी को भी यहां सारे राइट्स मिले, एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चले, बट एवरीवेयर इन डेमोक्रेसी आल्सो इट्स बेसिकली द मेजॉरिटी रूल। तो यहां पे भी हुतू ने रेवोल्यूशन करा 1959 में, एंड फाइनली किंग किगेली जो एक तुत्सी थे इनको रिमूव कर दिया गया और एक हुतू लेड रिजाइम फॉर्म करी गई। ओके हुतू लेड रिजाइम करी गई। अब यहां पे आता है रवांडन जीनोसाइड ऑफ 1994, और इसमें मेन प्लेयर का नाम है रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट। रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट जो एक तुत्सी रिबेल ग्रुप था। रिमेंबर उस पर्टिकुलर 59 के आपके रिवोल्ट के बाद में हुतूस जो मेजॉरिटी में थे दे वर एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट, बट
उसके बाद से जो तुत्सी थे वो रिबेल थे और उनको सपोर्ट मिल रहा था बाकी की गवर्नमेंट से, तो उन्होंने रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट क्रिएट करा तुत्सीज ने, एंड दे स्टार्टेड टू लॉन्च अ सिविल वॉर अगेंस्ट द हुतू लेड गवर्नमेंट इन 1990। तो 1990 में उन्होंने यहां पे आपका एक सिविल वॉर इनिशिएट कर दिया, एंड इस सिविल वॉर के ही पार्ट में अप्रैल 1994 के अंदर में एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर प्लेन था जो रवांडन प्रेसिडेंट जुवेनाल हब्यारिमाना, जो एक हुतू हैं, रिमेंबर मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, इनको यहां पे शॉट डाउन कर दिया जाता है, वो प्लेन को शॉट डाउन किया जाता है जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। एंड इससे क्या होता है, तुत्सीज का मैसेकर बिगिन हो जाता है बाय हुतू एक्सट्रीमिस्ट। तो यहां पे जो मेजॉरिटी है हुतूस, उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो तुत्सीज का मैसेकर स्टार्ट कर देते हैं, एंड दिस इज बेसिकली योर 1994 का रवांडन जीनोसाइड। नियरली 8 लाख तुत्सीज एंड मॉडरेट हुतूस वर किल्ड इन जस्ट 100 days. Look at the number of people who have been killed in this particular attack. 8 lakh Tutsis were killed in this particular. तो हम बात करते हैं यूरोप में जूइस की, मे बी दे आर वाइट, तो उनकी शायद लाइफ ज्यादा वैल्यू करती होगी, बट दीज ब्लैक पीपल, तुत्सी जो थे, दीज आर मेजरली ब्लैक पीपल, अफ्रीकन ब्लैक पीपल, अफ्रीकन पीपल हैं, इनके 8 लाख डेथ भी हुई, तो भी रवांडन जीनोसाइड इतना बड़ा, इतना ज्यादा आप सुनने में नहीं आते हैं। उस पे आप वहीं पे आप वर्ल्ड वॉर 2 पे या जूइश के उस पे आपको इतनी मूवीज देखने को मिल जाएंगी, बट इस पर्टिकुलर जीनोसाइड की इतनी बात नहीं होती है। और ये जो पर्टिकुलर जीनोसाइड है जो 94 में बिगिन हुआ, दिस वाज एंडेड बाय तुत्सीज ओनली। तो यहां पे जो रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट है, जो एक तुत्सी लेड रिबेल ग्रुप था, Still it was able to dominate the majority Hutus, and उसके बाद में पॉल कागामे जो RPF के रूलर थे, and he is the current leader of Rwanda also, he is president of Rwanda since 2000, इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल करा, एंड इस वजह से बिकॉज अब माइनॉरिटी तुत्सीज आपकी पावर में आ गई थी, तो बहुत सारे जो हुतूस थे, अराउंड 2 मिलियन इज लाइक 20 लाख पीपल, दे फ्लेड टू DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में चले गए, एंड बिकॉज यहाँ पे दे न्यू ईयर कि अब तुत्सी लेड वहां पे गवर्नमेंट आ गई, सो दे आर नॉट गोइंग टू गेट इक्वल justice there, so they ran away to this particular country. अब because I have already told you कि जो फायर थी रिवेंज की वो इग्नाइट हो चुकी है, यहां पे रवांडा ने, पॉल कगामे ने अटैक स्टार्ट कर दिया ऑन DRC, कांगो पे अटैक स्टार्ट कर दिया, एंड 2 वॉर्स हुए आपके, फर्स्ट कांगो वॉर एंड सेकंड कांगो वॉर, एंड सेकंड कांगो वॉर के अंदर में 9 कंट्रीज जो आसपास की कंट्रीज थी वो भी इन्वॉल्व हो गई, 25 आर्म ग्रुप्स वर देयर, एंड नियरली 5 million people died. 50 lakh people died in that particular Congo war also. So you can see here how gruesome this war was. तो one of the most gruesome war जो आपकी हिस्ट्रीज में हुआ है, उसमें से एक वॉर जो है आपका ये सेकेंड कॉन्गो वॉर भी है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पे ये एक M23 रिबेल ग्रुप, सो विद पासिंग ऑफ टाइम यहाँ पे रवांडा के जो प्रेसिडेंट है वो अपनी कंट्री को मैनेज करने में बिजी हो गए, आउटसाइड फोर्सेस, यूनाइटेड नेशंस, ये सब भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो गए। तो फाइनली जो आपकी जो वहां पे वायलेंस चल रहा था उसको थोड़ा कंट्रोल करा गया, बट यहाँ पे आई टोल्ड यू कि एक बार रिवेंज की फायर इग्नाइट हो जाती है तो उसको वापस से एक्सटिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सीधे तरीके से नहीं, तो एक रिबेल ग्रुप यहाँ पे एस्टेब्लिश करा गया, M23 रिबेल ग्रुप, और 2012 में तो 2003 में सेकंड कांगो वॉर एंड हो गया था, 2012 में वी क्रिएटेड M23 स्टैंड्स फॉर मूवमेंट डू 23 मार्च से इसको लिया जाता है। 2009 में एक पीस एग्रीमेंट करा गया था DRC गवर्नमेंट और तुत्सी लेड नेशनल कांग्रेस के बीच में, बट ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट इसको ब्रीच कर दिया गया, तो इस वजह से जो तुत्सीज थे उन्होंने मार्च M23 बेसिकली टू शो की जो आपका पीस एग्रीमेंट आपने ब्रीच करा है उसका आउटकम है ये M23, एंड इस बेसिकली M23 जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है इसने अब DRC में जाके हुतूस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। DRC में अगेन M23 इज अ तुत्सी लेड ग्रुप जिसको रवांडा सपोर्ट करता है, एंड ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है इट्स बेसिकली अ टेररिस्ट ग्रुप ओनली, इट्स अ रिबेल ग्रुप, इट्स अ टेररिस्ट ग्रुप ओनली, एंड इट हैज बीन अक्यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशन टू डू वेरियस काइंड ऑफ वॉर क्राइम्स आल्सो। इसने कई वॉर क्राइम्स भी कमिट करे हैं और रवांडा जो है इसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है। ओके, तो अभी जो ये M23 ग्रुप है, बिकॉज इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय रवांडा, दिस इज द ग्रुप जो अब DRC के अंदर में हुतूस के अगेंस्ट में अटैक कर रहा है। जो आपकी DRC गवर्नमेंट है, इट इज बेसिकली अ हुतू सपोर्टिंग गवर्नमेंट, और अब ये धीरे धीरे DRC के जो रिसोर्स रीजन्स हैं उनको एक्वायर करने की ट्राई कर रहा है। ओके, सो दिस इज बेसिकली आपका जो पर्टिकुलर इशू चल रहा है आपका DRC के अंदर में, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये DRC का इशू हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर हम ये देखें कि बाकी जो रीजनल रिस्पॉन्स क्या है, सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रेसिडेंट जो है फेलिक्स शिकिकेडी, जो अभी पावर में, एक पिछले साल ही इनको इलेक्ट किया गया है, ही इज कॉल्ड M23 एक्शन एंड एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर आप किसी M23 एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर बोलते हो, विच मीन्स यू हैव अ फ्री हैंड टू स्टार्ट अ फाइट और अ वॉर
और अगेंस्ट दिस ग्रुप और कंट्रीज विच आर सपोर्टिंग दिस ग्रुप, यानी ही समवेयर सेइंग कि यहाँ पे हम रवांडा को अटैक करने का भी यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे रवांडन प्रेसिडेंट जो पॉल कगामे वो डिनाई कर रहे हैं अपना इन्वॉल्वमेंट इन सपोर्टिंग M23 कॉज, बट एवरीवन नोज एंड यूएन की जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें भी इट हैज बीन फाउंड कि पॉल कगामे इज एक्चुअली सपोर्टिंग M23 कॉज यहाँ पे। थर्ड इज योर बुरुंडी। बुरुंडी इज अगेन हुतू मेजॉरिटी। अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बुरुंडी एक कंट्री है जो आसपास की कंट्रीज हैं उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, तो हुतू मेजॉरिटी कंट्री है जिसने रवांडा को वार्न करा अगेंस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन फियरिंग रीजनल एस्केलेशन। युगांडा इज प्लेइंग अ डुअल रोल हेल्पिंग DRC फाइट मिलिटेंट्स व्हाइल एलिजिबली अलाउइंग M23 टू यूज इट टेरिटरी। तो युगांडा एक डबल रोल प्ले कर रहा है, वो यहाँ पर भी है और उस तरफ भी है। इट ओनली वांट्स कि वो अपने आप को यहाँ पे बचा के रखना चाहता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो DRC को भी हेल्प कर रहा है फाइट करने में, बट एट द सेम टाइम M23 को अलाउ कर रहा है अपनी टेरिटरी को यूटिलाइज करने के लिए। तो यू कैन सी हियर कि ये हमें एक तो लेसन ये देता है कि कॉलोनाइजर्स ने जो उस टाइम में जो अपने फायदे के लिए जो गलत चीजें करी थी, स्पेसिफिकली जो डिविजन्स क्रिएट करे थे आपके इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज में, बेसिकली इंडिया में भी ये चीज करी गई थी, डिवाइड एंड रूल। फाइनली व्हाट इट लेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान जो अभी तक फाइट कर रहे हैं। एंड सेम अगर आप इस मैप को भी देखोगे, इस मैप के अंदर में भी ये जो कंट्रीज हैं, चाहे सुदान हो, सुदान में भी डिवीजन हो चुका है सुदान और साउथ सुदान के अंदर में, एंड यहां पर भी ये कंट्रीज हैं जो अब एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, बिकॉज ये सारे जो बॉर्डर्स क्रिएटेड हैं ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं, और DRC के अंदर में सबसे ज्यादा अभी आप लॉस जो पीपल लाइफ का लॉस है वो भी आप वहां पे विजिबल है। ओके, सो दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें अननेसेसरी के जो डिफरेंशिएशन है उनको शोकेस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, तो हिंदू के अंदर में ये एडिटोरियल आया है, कई बार इस टॉपिक के ऊपर पे आपकी न्यूज आ चुकी है। तो यहाँ पे एक पार्ले है, पार्ले इज बेसिकली कि दोनों साइड के हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन इज अपॉइंटिंग एड हॉक जजेस अ वायबल मींस टू रिड्यूस बैकलॉग। तो इसका अगर मैं आपको शॉर्ट में कंटेक्स्ट दूं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। एड हॉक जजेस का मतलब क्या होता है? तो एड हॉक का मतलब होता है टेम्पररी, विच मीन्स कि यहाँ पे क्या हम टेम्पररी जजेस अपॉइंट कर सकते हैं टू रिड्यूस बैकलॉग। तो वी नो दिस कि बहुत ज्यादा बैकलॉग है इन योर हाई कोर्ट्स, अराउंड 62 लाख केसेस आर पेंडिंग। 6.2 नहीं, 6.2 नहीं, 62 लाख केसेस आर पेंडिंग, तो बहुत ज्यादा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेंडेंसी, वन ऑफ द रीजन फॉर दिस पेंडेंसी इज कि देयर इज लॉट ऑफ वैकेंसीज इन द हाई कोर्ट्स, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपके जजेस को अपॉइंट करने की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हम यहाँ पे टेम्पररी जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या वो बैकलॉग को क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, उस बेसिस पे आपको दोनों साइड के आर्गुमेंट दिए हैं। तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं आपको इसका कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड बता देता हूं। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 224A है, आर्टिकल 224A है जो टेम्पररी पीरियड के लिए एड हॉक जजेस को अपॉइंट करने को अलाउ करता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप टेम्पररी जजेस अपॉइंट कर सकते हो टू क्लियर बैकलॉग एंड फॉर अदर रीजन। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर्टिकुलर प्रोविजन को अलाउ कर दिया है। तो आपका 2021 का एक केस है लोक प्रहरी, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2021 का ये केस है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट अलाउ कर दिया गया। तो पहली चीज जो आपको समझनी है कि ऐसा नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें एक नया लॉ बनाना चाहिए जिसके बाद हम यहाँ पे एड हॉक जजेस को अपॉइंट कर पाए, बट देयर इज ऑलरेडी अ लॉ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 224 है जो एड हॉक जजेस को अपॉइंट करना अलाउ करता है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एड हॉक जजेस किसको अपॉइंट किया जा सकता है। सो रिमेंबर दिस कि एड हॉक जजेस कैन बी अपॉइंटेड by the President on the recommendation of the Supreme Court Chief Justice of India and the concerned High Court of the retired High Court judges। तो जो पर्सन रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है उसको यहाँ पे एज अ एड हॉक जज अपॉइंट किया जा सकता है, एज अ सिटिंग जज अपॉइंट किया जा सकता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड, जब तक जिस रीजन से उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है वो फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं? तो इसमें एक ही कंडीशन है कि वो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या एलिजिबल टू बी अ हाई कोर्ट जज होना चाहिए, तो उसको एड हॉक जज की तरह अपॉइंट किया जा सकते हो। क्या उनका कोई टेन्योर होता है? बिकॉज दे ऑलरेडी क्रॉस द रिटायरमेंट एज, तो उसका कोई टेन्योर नहीं होता है। जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो क्या एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हाई कोर्ट में पहले एडहॉक जजेस अपॉइंट करे गए? सो आंसर इज यस। ऐसे तीन इंस्टांसेस, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ ऐसे 3 इंस्टांसेस हैं जब डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर में हमने एडहॉक जजेस को अपॉइंट करना अलाउ किया था। ओके, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर पार्ले है, इट इज बेसिकली आर्गुइंग कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट करना क्या ये एक वायबल मेजर है टू रिड्यूस द बैकलॉग। ठीक है, तो दोनों साइड के आर्गुमेंट्स इफ यू वुड रीड, यू वुड फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट पे आते हैं, ओनली पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव हाई कोर्ट जज जगदीप धनकर। अब यहां पे ये बात किस चीज की हो रही है? तो अगर कंटेक्स्ट है आपका, एक यूपी के एक जज हैं शेखर यादव, वो एक पर्टिकुलर वीएचपी या एक हिंदू राइट ग्रुप के एक पर्टिकुलर इवेंट में गए थे एंड वहां पे उन्होंने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स करे थे अगेंस्ट अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। एंड जब ये पर्टिकुलर रिमार्क्स वीडियो पे रिकॉर्ड है और ये शोकेस हुए, देन ही वाज कॉल्ड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड एक्सप्लेन हिमसेल्फ कि व्हाई ही हैज मेड दिस रिमार्क। एंड फिर उनका स्टेटमेंट आता है कि ही व्हाटएवर ही सेड ही स्टैंड्स बाय इट एंड ही हैज नो रिग्रेट ऑफ स्टेटिंग इट। तो यहां पे जो अपोजिशन लीडर्स हैं, बिकॉज ही वाज टारगेटिंग अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप, दे फाइल्ड अ मोशन फॉर हिज रिमूवल इन द राज्यसभा। तो यहां पे जगदीप धनकर ये चीज यहां पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास में ही पावर होती है हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की। सो यू कैन सी हियर कि हाई कोर्ट के जजेस कितने ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं। और ये स्टेटमेंट इसलिए आया था क्योंकि यहां पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है अपोजिशन लीडर्स का कि अगर यहां पे राज्यसभा के चेयरमैन ने हमें डिस्कशन अलाउ नहीं करने दिया, अगर यहां पे इंपीचमेंट मोशन को नहीं एक्सेप्ट किया, तो हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। अब यहां पे इश्यू ये आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाने से क्या किसी हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है, या ये जो पर्टिकुलर एक्शन है चेयरमैन का, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? सो द प्रॉब्लम विद दिस इश्यू इज कि हमारे पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई हमारा एंटीसीडेंट नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये चीज कह सकें उस केस में ऐसा हुआ था तो यहां भी ऐसा हो सकता है। तो यहां पे इट्स अ फर्स्ट टाइम केस एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, ना तो आप हाई कोर्ट का रिमूवल का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो, सिंपली बिकॉज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हाई कोर्ट के रिमूवल का प्रोसीजर दिया हुआ है एंड ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव द हाई कोर्ट जज। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कोर्ट के जो जजेस हैं, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नॉट द लोअर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको रिमूव करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। वो पर्टिकुलर पावर हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को या उनके जजेस को नहीं प्रोवाइड करी हुई है। विच मीन्स कि अगर इसको रिमूव करना है तो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। विच मीन्स कि जो जगदीप धनकर कह रहे हैं कि ओनली पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव हाई कोर्ट जज, दैट इज एक्चुअली ट्रू ऑल्सो। तो यहां पे बिकॉज ये इश्यू आपका न्यूज में आ रहा है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है। ओके, सो पहली चीज जो आपको समझनी है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज है, दोनों के लिए जो इंपीचमेंट का या रिमूवल का जो प्रोसीजर से इंपीचमेंट प्रोसीजर कहा जाता है वो सेम है, सिमिलर नहीं, सेम ही है, सेम प्रोसीजर आपको यूटिलाइज करना होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूवल का प्रोसीजर है वो आर्टिकल 124 और 4 एंड 5 में दिया हुआ है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जो है ये तो ग्राउंड्स बताता है विच आर ओनली 2, एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, और क्लॉज 5 ये कहता है कि जो प्रोसीजर होगा इंपीचमेंट का वो आपका पार्लियामेंट बताएगा, यानी पार्लियामेंट्री लॉ ड्राफ्ट करके आपको बताया जाएगा। ऑन द अदर हैंड हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल प्रोसीजर आर्टिकल 217 में प्रोवाइडेड है। हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर भी, उनकी क्वालिफिकेशन भी प्लस रिमूवल भी 217 में प्रोवाइड है। और आर्टिकल 217 विद रिगार्ड टू रिमूवल सिर्फ इतना ही कहता है कि हाई कोर्ट के जज को रिमूवल का प्रोसीजर वही होगा जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल का प्रोसीजर है, विच इज बेसिकली आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 124(5). तो यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना हो चाहे हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, दोनों को रिमूव सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। ओके, तो अगर ग्राउंड्स फॉर रिमूवल का डिस्कशन किया जाए, सो देयर आर 2 ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल। पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी वो फिजिकल हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है, व्हिच मींस कि दैट पर्सन हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एज अ जज। और प्रूवन मिसबिहेवियर इज बेसिकली कि कोई भी वो ऐसा एक्ट करते हैं जिससे जुडिशरी की जो डिग्निटी है या इंपार्शियलिटी है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहां पे आई कैन से दिस कि जो शेखर यादव, जो पर्टिकुलर जज शेखर यादव हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं अगर उनके सामने उस कम्युनिटी का केस आता है, सो आई कैन नॉट बी वेरी श्योर कि वो इम्पार्शियली यहां पे रूल करेंगे, बिकॉज ही हैज स्पेसिफिक व्यूज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी।
ओके तो यहां पे ये 2 ग्राउंड्स हो जाएंगे। अब आई टोल्ड यू कि आर्टिकल 124(5) में प्रोवाइडेड है कि पार्लियामेंट्री लॉ बताएगा कि प्रोसीजर क्या है। तो आपका 124(5) में हमने एक एक्ट बनाया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। तो जो जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 है उसके अंदर में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कि एक हाई कोर्ट जज को रिमूव करना है या सुप्रीम कोर्ट को जज को रिमूव करना है पार्लियामेंट में, तो क्या प्रोसीजर यूटिलाइज किया जाएगा। तो पहला स्टेप है उसके अंदर में इनिशिएशन ऑफ अ मोशन। सो रिमेंबर दिस थिंग, पार्लियामेंट में अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है तो या तो आप मोशन इंट्रोड्यूस करते हो या आप रेजोल्यूशन लाते हो या फिर बिल का डिस्कशन होता है। आप रैंडमली कोई भी डिस्कशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे भी अगर आपको किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, इंपीच करने के लिए, उसके लिए कोई डिस्कशन करना है तो आप यहां पे मोशन इंट्रोड्यूस करोगे फॉर रिमूवल ऑफ अ जज। और जब आप ये पर्टिकुलर मोशन इंट्रोड्यूस करोगे तो एक अकेला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको इनिशिएट नहीं कर सकता है। इस पर्टिकुलर इनिशिएशन के लिए लोकसभा में एटलीस्ट 100 मेंबर शुड एग्री एंड राज्यसभा के अंदर में एटलीस्ट 50 मेंबर शुड एग्री। यानी जो भी मोशन होगा उस पे 100 एमपीज के सिग्नेचर होने चाहिए लोकसभा में और 50 के एग्रीमेंट होना चाहिए आपके राज्यसभा के अंदर में। तो जब ये मोशन आपका इस तरह से साइन होके आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। ओके, जगदीप धनखड़ इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो यहां पे जो भी आपका मोशन इनिशिएट होगा वो आपका जाएगा स्पीकर के पास में और यहां पे चेयरमैन के पास में। अब जब ये पर्टिकुलर मोशन एक स्पीकर या चेयरमैन के पास में जाता है, एट दैट टाइम इटसेल्फ यहीं पर ही स्पीकर या चेयरमैन उस मोशन को रिजेक्ट कर सकता है। विच मींस कि आपने इनिशिएट करा और स्पीकर ने उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया तो आपका मोशन वहीं डिफीट हो जाएगा, आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे एक इश्यू जो आ रहा है, शायद यहां पे जगदीप धनखड़ ओपोजिशन बिलीव्स कि बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ बीजेपी पार्टी और बीजेपी राइट विंग को सपोर्ट करती है टू सेंड अ मैसेज, शायद वो इस मोशन को एक्सेप्ट ना करें। तो इस वजह से अपोजिशन यहां पे थ्रेटन कर रहे हैं, कुछ उन पे थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऑल द यूजुअल पॉलिटिक्स जो हैपन व्हिच हैपेंस इन आवर कंट्री नाउ। एनीवे, बट लेट्स से कि यहां पे जो मोशन है वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो इसके बाद में हाउस के अंदर में इंक्वायरी करी जाती है बाय अ कमेटी। तो यहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है जो इंक्वायर्ड करती है। तो अगर डिसमिस मोशन को अडॉप्ट कर लिया गया है तो यहां पे एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है और उस 3 मेंबर कमेटी के अंदर में कौन कौन लोग होते हैं? सो कमेटी के अंदर में एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है। तो जिस पर्टिकुलर कोर्ट हाई कोर्ट जज का यहां पे केस चल रहा है उसी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, यूजुअली ही इज मेड वन ऑफ द मेंबर्स, बट इन केस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट में ही है तो सिचुएशन में सम अदर चीफ जस्टिस ऑफ सम अदर हाई कोर्ट इज द सेकंड मेंबर एंड थर्ड इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अ ज्यूरिस्ट इज समवन जिसकी नॉलेज ऑफ लॉ बहुत ही स्ट्रांग हो। तो ये जो 3 मेंबर्स होते हैं, ये इनकी जो कमेटी होती है, ये यहां पे आपकी इंक्वायरी स्टैब्लिश करते हैं और इस इंक्वायरी के बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है। तो ये जो कमेटी है ये अपनी जज का जो भी इनका वर्डिक्ट हो वो प्रोवाइड करा जाएगा, वेदर द जज इज गिल्टी ऑफ बिहेवियर और इनकैपेसिटी और द मोशन इज टेकन अप फॉर डिबेट। अब ये नहीं है कि लेट्स से कमेटी ने यहाँ पे जज को गिल्टी बता दिया फॉर सच एंड सच रीजन, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जो यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा है वो बाउंड हो चुकी है उस पर्टिकुलर इंक्वायरी से। इस पर्टिकुलर इंक्वायरी के बाद में आपका डिबेट होगा, लेट्स से लोकसभा से इनिशिएट हुआ तो लोकसभा में होगा, राज्यसभा से इनिशिएट हुआ है तो राज्यसभा में होगा, जिससे भी इनिशिएट हुआ है वहां डिबेट होगा। ये जो पर्टिकुलर डिबेट होगा उसके बाद में ये जो मोशन है इस पे वोटिंग करी जाएगी, इस मोशन पे वोटिंग करी जाएगी और इस मोशन को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी, व्हाट टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड, इट इज मेंशन्ड हियर जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आई हैव रिटन इट डाउन आल्सो, बट स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। एक हाउस में जब पास हो जाएगा द सेम मोशन इज गोइंग टू गो टू द अदर हाउस। तो ये मोशन लेट्स से लोकसभा से इनिशिएट हुआ था, लोकसभा डिस्कशन हुआ, पास हो गया, अब ये राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में भी इस पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा एंड डिबेट के बाद में अगर सेकेंड हाउस में भी वो मोशन पास हो जाता है तो ये पास्ट मोशन प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। और अब अगर ये प्रेसिडेंट के पास में जाता है, अब ये जो प्रेसिडेंट होता है इसको बेसिकली यहां पे इस पे साइन कर देगा और इस मोशन को अप्रूव कर देगा एंड फाइनली जो भी पर्सन यहां पे आपका इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो इन्वॉल्व है वो इंपीच हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क या प्रोसीजर जिस बेसिस पे आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है। रिमेंबर, सेम प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, सेम प्रोसीजर आपका हाई कोर्ट जजेस के लिए। ओके, तो ये तो रहा
रहा कि प्रोसीजर क्या है। अब अगर हम आए क्या हिस्ट्री क्या है, क्या आज तक कभी किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को यहां पे रिमूव किया गया है क्या? सो द सिंपल आंसर इज कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट has as of now been removed by the impeachment procedure. तो अभी तक no judge has been impeached, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, no judge has been impeached. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हिस्ट्री में कि आपका कोई भी जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उसको इंपीच नहीं किया गया। तो यहां पे ये कौन से जजेस हैं? सो देयर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ जजेस जिनके अगेंस्ट में इंपीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया था। ओके, सो ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाए, बट वी हैव 3 एग्जांपल्स ऑफ जजेस जिनके अगेंस्ट में आपका इंपीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला वाला है वो है आपके लिए, ओके, बिकॉज इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में एक पर्टिकुलर हाउस ने उस मोशन को पास भी कर दिया था। इट फेल्ड इन द अदर हाउस, बट फर्स्ट हाउस में पास हो गया था, विच मीन्स कि अगर सेकंड हाउस में जाता तो शायद ये वहां पर भी पास, सेकंड हाउस में तो पास नहीं हो पाया, बट दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ 1993 जहां पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से एक जज के अगेंस्ट में यहां पे इंपीचमेंट मोशन जो था वो एक हाउस में पास हो चुका था। सेकेंड केस है जस्टिस सुमित्रा सेन, जिसमें भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का ही था जब वो एज अ लॉयर थे और राज्यसभा ने इस पर्टिकुलर मोशन को पास कर दिया था, बट बिफोर ही देयर कुड बी अ वोटिंग इन द लोकसभा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर में उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो देयर वाज नो नीड टू इंपीच हिम बिकॉज ही हैड ऑलरेडी रिजाइन्ड ऑन हिज ओन। एंड थर्ड केस ऑफ जस्टिस पीडी दिनाकरन, जिस पर्टिकुलर केस के अंदर में उनके करप्शन के चार्जेस थे एंड ही रिजाइन बिफोर इंपीचमेंट प्रोसीजर कुड बी इनिशिएटेड। तो 3 सिचुएशन के अंदर में 2 में तो जो जज थे उन्होंने पहले रिजाइन कर दिया तो इंपीचमेंट प्रोसीजर ही फॉलो अप नहीं हुआ, बट फर्स्ट केस के अंदर में इंपीचमेंट प्रोसेस फॉलो अप हुआ था और एक हाउस में उसको पास भी कर दिया गया था। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट जज जिसके अगेंस्ट में इनिशिएशन करा गया हो किसी भी इंपीचमेंट प्रोसीजर का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। 22 गेट्स अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल ऑन इंडिया म्यांमार बॉर्डर। सो इफ यू रिमेंबर, अभी हम मणिपुर डिस्कस कर रहे थे। सो मणिपुर इज वंस अ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो म्यांमार से भी बॉर्डर टच करता है। एंड लाइक आई सेड, जो इशू आपका अफ्रीका में है वो इशू इंडिया की बॉर्डर्स में भी है कि इंडिया की भी जो बॉर्डर्स हैं वो भी कोई नेचुरल बॉर्डर्स नहीं हर जगह, और अपार्ट फ्रॉम योर कोस्टल एरियाज वहां पे तो बॉर्डर की जरूरत ही नहीं है, या फिर हम चाइना की बॉर्डर्स को वहां पे देखें तो वहां पर भी कोई ज्योग्राफिकल बॉर्डर, वहां पे ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स हैं, बट अदरवाइज चाहे आपके वेस्ट के अंदर में डिवीजन हो चाहे ईस्ट के अंदर में डिवीजन हो, जो बाउंड्रीज थी वो ब्रिटिश इंडिया ने अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से उन्होंने करी हुई है। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर में मेजरली यहां सब पे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, और ये ट्राइबल ग्रुप्स की पॉपुलेशन जो आसपास की म्यांमार जो कंट्री है उसके अंदर में भी है। यहां बांग्लादेश है तो यहां पे भी आपके बंगालीज हैं, यहां पर भी आपके बहुत सारे बंगालीज हैं, यहां भी आपके बंगालीज हैं। तो यू कैन सी हियर कि बिकॉज ये जो बॉर्डर्स हैं आर्टिफिशियली ड्रॉन है तो दोनों तरफ आपकी जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है, वो रहती है। सो यहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो प्रॉफिट मेकिंग में बिलीव करती थी, बट इंडिया जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। सो इंडिया रियलाइज कि अगर हमें यहां पे एक लॉन्ग टर्म पीस स्टैब्लिश करना है तो हमें यहां पे इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो यहां पे इंडिया ने म्यांमार के साथ, यहां इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट बनाया मैंने आपका ये, और यहां म्यांमार हो गया, इन्होंने इस एरिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, इस एरिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, जो बॉर्डर के दोनों साइड रहती है, इनकी बातों को समझा, उनकी सिचुएशन को समझा, एंड दे इनिशिएटेड अ प्रोग्राम नोन एज FMR, also known as फ्री मूवमेंट regime. एंड एज पर दिस सिस्टम, इस बॉर्डर एरिया में दोनों साइड में 16 किलोमीटर तक जो भी ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं वो विदाउट वीजा रिक्वायरमेंट वो बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी साइड जा सकते हैं। तो यहाँ पे म्यांमारी सिटीजन्स जो इंडिया में आना चाहते हो, ट्राइबल ग्रुप्स 16 किलोमीटर तक के जो हैं वो 16 किलोमीटर बॉर्डर तक अंदर आ सकते हैं, यहाँ पे आके अपना बिजनेस या कुछ कर भी सकते हैं, एंड दे कैन गो बैक।
ओके तो ये जो पर्टिकुलर आपका एफएमआर है, इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन 16 किलोमीटर तक ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर जा सकता है, और ये जो पर्टिकुलर एफएमआर रजीम है ये एक पर्सन को 14 डेज तक का वहां पे स्टे अलाउ करती है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट और एनी कंडीशन और एनी रेगुलेशन। तो ये जो पर्टिकुलर एफएमआर है बिकॉज ऑफ मणिपुर सिचुएशन ये साल भर से सस्पेंडेड था, अब इसको इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे वापस से 22 गेट्स पे ओपन कर दिया गया है, यानी कि पीपल टू पीपल मूवमेंट वापस से यहां पे इनिशिएट हो सकता है। ओके तो दिस इज योर फ्री मूवमेंट रजीम, 16 किलोमीटर की है, दोनों साइड ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडिया म्यांमार है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज बेल नॉर्म्स इन ईडी केसेस, अ न्यू रूलिंग टर्न्स द क्लॉक बैक। तो यहाँ पे ईडी का जो केसेस थे उसके अंदर में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है वो बेसिकली आपके एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके जो केसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस होते हैं उसको ईडी इनिशिएट करता है, उसको ईडी जो होता है वो इन्फोर्स कराता है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यहाँ पे अरेस्ट की पावर भी दी हुई है और केस को फाइट करने की पावर भी दी हुई है। और मनी लॉन्ड्रिंग इज सच एन इंपॉर्टेंट इश्यू फॉर इंडिया कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में अगर किसी पे केस फाइल होता है तो उसको बेल मिलना, उसको टेम्पररी पीरियड के लिए जेल से रिलीफ मिलना, इट्स वेरी टफ। तो सेक्शन 45 है आपका पीएमएलए के अंदर में जो बहुत ही टफ कंडीशंस पुट करता है टू गेट अ बेल, सो मच टफ कि यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपका प्रोसिक्यूशन पे नहीं है, वो यहां पे एक्यूज के ऊपर पे होता है कि उसे वो चीज प्रूव करनी होती है कि ही इज नॉट गिल्टी। ओके तो यहां पे आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो बेल की कंडीशन है उसको थोड़ा ईज आउट करा है। ओके सो बट बिफोर वी गो इनटू इट एक बार बेसिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का समझ लेते हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आपकी बॉडी है ये 56 में क्रिएट करी गई थी, एंड यू वुड थिंक ये अरेस्ट की पावर है तो ये पुलिस होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम में होगी, बट इट इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बॉडी है, एंड इट इज मेनली अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इट्स एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी आपके फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस होते हैं, जहां पर भी कुछ भी फाइनेंशियल का घपला होता है वहां पे ये पर्टिकुलर ईडी होती है, ये इन्वॉल्व रहती है। ओके तो चाहे इकोनॉमिक क्राइम्स हो या फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी इंटर कंट्री वायलेशन हो फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें भी पर्टिकुलर आपकी जो ईडी है वो एक्टिव रहती है। मेनली कौन से लॉस को इन्फोर्स किया जाता है? पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फेमा है और FEOA है जो आपके दोनों इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज से डील करता है। तो इसमें जो पीएमएलए है वो मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली कि आप ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, या आपका कोई फॉरेन एक्सचेंज है, कोई टेररिस्ट रिलेटेड या इलीगल कोई आपकी प्रोसीड्स है, क्राइम है जो आपने कलेक्ट करी है, उनको आप व्हाइट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में उन सब चीजों को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। लॉन्ड्रिंग क्या होता है बेसिकली, या लॉन्डर क्या होता है, जहां पे आप कपड़े साफ करते हो, तो सिमिलरली आप यहाँ पे मनी को साफ करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ईडी है, ईडी के पास में प्रॉपर्टी को अटैच करने का, इस टाइप के मनी को सीज करने का, प्रॉपर्टीज को सीज करने का, एज वेल एज अरेस्ट करने का भी पावर है। और जब आप अरेस्ट करते हो किसी पर्सन को पीएमएलए में, उसमें उस पर्सन को बेल मिलना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसमें दो कंडीशंस को फुलफिल करना होता है सेक्शन 45 की, जिसमें पहली कंडीशन तो यह है कि कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द अक्यूज इज नॉट गिल्टी, कि अगर कोर्ट ये कह रहा है कि ये पर्सन गिल्टी नहीं है, उसके रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। यानी कोर्ट यहां पे अज्यूम कर रहा है कि ये पर्सन गिल्टी है, तो अगर कोर्ट को यहां पे उसको बेल प्रोवाइड करनी है तो यहां पे आपके पास में रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए ऑफ नॉट गिल्टी। यानी करीब करीब आप इनिशियल में बेल की कंडीशन के टाइम भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप गिल्टी नहीं नॉट गिल्टी है। यानी अगर प्रोसिक्यूशन ने कुछ भी ऐसा दिखा दिया कि यस आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ये पहली कंडीशन हो गई। एंड द सेकेंड कंडीशन इज कि अगर बेल प्रोवाइड करी जाती है तो एक्यूज इज नॉट लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस, कि एक गारंटी जो बहुत मुश्किल है फुलफिल करना, कि यहां पे हम अजम्पशन ये आपको ये शो करना पड़ेगा कि अक्यूज को अगर बेल दे दी जाती है तो वो बाहर जाके बेल पे जाके कोई कमिट ऑफेंस को कमिट नहीं करेगा। तो यहां पे ये दो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं बेल की, जो अगर फुलफिल होती हैं तो ही आपको बेल मिलती है। और यहां पे यही जो पर्टिकुलर कंडीशंस है इन्हीं को ही यहां पे ईज आउट कर दिया गया है कि इन केस बहुत लंबे टाइम से कोई इनकार्सिरेटेड है, या लेट्स से ट्रायल प्रोसेस बिगिन नहीं हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्यूज फॉल्ट बट बिकॉज ऑफ द प्रोसिक्यूशन फॉल्ट, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेल कंडीशंस इजीली आपको मिल जाएंगी। तीसरा सिचुएशन है अगर विमेन का सिचुएशन है, कोई यहां पे डिसेबल्ड है, अगर इस टाइप का कोई केस है और उसमें देयर इज अ डिले ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर सिचुएशन में भी बेल कंडीशन इजीली आपको अलाउ कर दी जाती है। ओके, तो ये कुछ ईज आउट करा गया है। एक और न्यूज हम देखते हैं, हाई कोर्ट गिव्स नोट टू वुमेन टू एंड 25 वीक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हम इसको एक बार डिटेल में कभी और भी करेंगे, बट आपका एक एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो 2021 में ही हमने अभी अमेंड करा है। पहले 1971 का था, अब 2021 का है। और अंडर दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपके विमेन के अबॉर्शन राइट्स दिए हुए हैं। तो एक तो एमटीबी 2021 में इंपॉर्टेंट चीज क्या करी गई कि यहाँ पे जो अबॉर्शन राइट है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस है, विच मीन्स कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मैरिड हो तो ही आप अबॉर्शन यहाँ पे लीगली इसके अंदर में अलाउ होगा। अगर आप अनमैरिड भी हो और बिकॉज ऑफ सम रीजन यू हैव बिकम प्रेग्नेंट, तो आप उस केस में भी आप एमटीबी एक्ट का फायदा ले सकते हो। ओके, सेकेंड सिचुएशन इज कि ये पर्टिकुलर जो एक्ट है ये इसमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो प्रेग्नेंट विमेन है वो मेजर होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, अबव 18 होनी चाहिए। अगर वो विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी सेकेंड पार्टी कंसेंट अगर वो यहाँ पे अबॉर्शन करना चाहता है, सेकेंड पार्टी यानी विदाउट गार्जियन अगर करना चाहता है, पेरेंट्स की परमिशन के बिना, उनको बिना बताए करना चाहता है, तो ही शुड बी अबव 18। इफ अ गर्ल इज बिलो 18 और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस केस में जो कंसेंट है उसमें पेरेंट्स की या गार्जियन की कंसेंट कंपलसरी होती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसके अंदर में जो आपकी वीक प्रेगनेंसी की जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो क्या करी गई है। तो यहाँ पे 24 वीक्स की लिमिट है, 24 वीक्स की लिमिट है। 24 वीक्स की लिमिट के अंदर में आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हो। 24 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसको अबॉर्ट यहां किया जा सकता है। देयर इज अ सब डिवीजन आल्सो जो हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को आप इस लॉ के अंदर में आप यहां पे अबॉर्ट करा सकते हो। अगर 24 वीक्स क्रॉस हो जाता है तो इसके अंदर में जो आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसके अंदर में आपको स्टेट मेडिकल बोर्ड, हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, वो प्रोसीजर आपको यूज करना पड़ता है। और यहां पे जैसे इस पर्टिकुलर केस में 25 वीक्स प्रेगनेंसी के हो चुके हैं, इसलिए आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने परमिशन अलाउ कर दी है। तो सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में ही आपका अलाउ होता है। एंड वो दो कंडीशंस क्या है, तो 24 वीक से ऊपर की अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट आपको दो ही सिचुएशन में अलाउ करता है। पहला तो है कि यहां पे जो प्रेगनेंसी है, अगर यहां पे अबॉर्शन नहीं किया जाता, अबॉर्ट नहीं किया जाता फीटस, तो इसमें देयर इज थ्रेट टू लाइफ ऑफ वुमेन, थ्रेट टू लाइफ ऑफ वुमेन। और सेकेंड कंडीशन है यहां पे अगर कोई फीटल अबनॉर्मलिटी है। ओके, सो दो सिचुएशन में, एक तो अगर थ्रेट टू लाइफ है विमेन का, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, या फिर देयर इज अ फीटल एबनॉर्मलिटी, फीटस जो है वो एबनॉर्मल है एंड एबनॉर्मलिटी इस टाइप की है उस फीटस की कि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं जी पाएगा। फीटल एबनॉर्मलिटी ऐसी है कि लेट्स से कि मे बी ही इज गोइंग टू बी बॉर्न एज अ डिसेबल्ड पर्सन, बट उसकी अदरवाइज लाइफ नॉर्मल हो सकती है, तो उस चीज में नहीं। बट फीटल एबनॉर्मलिटी ऐसी है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह लाइफ नहीं जी पाएगा। इन दो सिचुएशन में आपका जो कोर्ट होता है वो आपका अबॉर्शन इवन एक्सटेंडिंग द 24 वीक्स पीरियड भी अलाउड किया जाता है। ओके, सो दीज आर द कंडीशन जब आप प्रेगनेंसी को 24 वीक्स के बाद भी कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एंड एक्सप्रेस। आई होप ये न्यूज आपको समझ में आ गई होंगी। इन केस अभी भी कोई इश्यू है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसमें उसको टैकल करेंगे। वहां आंसर हो पाए तो वहां देंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज एंड टुडेज सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।